नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं वीरेंद्र आपका फिर हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं, और आज हम जो है इसकी संक्षेप में ही अध्ययन करेंगे। देखिए, मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886, मृत्यु 1964। कहाँ हुआ जन्म इनका? चिरगांव, झांसी। ठीक है। उसके पश्चात इनके पिताजी का नाम राम शरण दास और माता का नाम काशीबाई। उसके पश्चात इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके गुरु थे, और इन्होंने ही इन्हें साकेत लिखने के लिए प्रेरणा दी, जो कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। अब आइए हम ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और हमें नहीं पता होता, क्योंकि इतने नाम हम नहीं याद कर सकते और ना ही हमें आम पुस्तकों में ये मिलते हैं। देखिए, अब देखिए, इनमें ऋषिकेश उपनाम से कविताएं लिखते थे पहले। रसिक बिहारी, अब मान लो ये आ जाए, आप तो सोच नहीं सकते कि भी हम लोग सोच सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के लिए होगा रसिक बिहारी। रसिक केंद्र, मधु भारतीय, स्वदेश आदि उपनामों से ये कविताएं लिखते थे। और जो इनका जो प्रसिद्ध हुए जिनके लिए ये हुए गुप्त जी के नाम से ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुए। और हम इनके कुछ जो इस कक्षा में हम जो है इनके इम्पोर्टेंट ही देखेंगे, जिसमें देखिए इन्होंने, और मैंने इनकी जो रचनाएं है ना वो बिल्कुल ही अलग अलग लिखी हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है। क्योंकि प्रश्न ये बनता है कि ये रचना दे दी, जैसे साकेत दे दी और कहा भी ये खंड काव्य या महाकाव्य है, तो इनके याद रखना आपने तीन क्या है, महाकाव्य है। बस 3 याद रखने, उसके बाद जितने आएंगे सब क्या है, खंड काव्य हैं। और 19 इनके खंड काव्य हैं, लगभग कर रहा हूँ। और जैसे साकेत 1931 में, जो इनका प्रसिद्ध लक्ष्मण की पत्नी के जो लक्ष्मण की पत्नी है उसके ऊपर लिखा गया था। और उसके पश्चात विष्णुप्रिया 1957 में, और जय भारत 1952 में। विष्णुप्रिया 1957, जय भारत 1952, ये 3 ही क्या है, महाकाव्य हैं। आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 19 खंड काव्य हैं। और इनको एक नाम दिया जाता है, इनको एक ये भी कहा, प्रबंध शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। एक ये भी याद रखना, प्रबंध शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। उसके पश्चात देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, प्रारंभिक जो कविताएं इनके, जो आरंभ में ये रचनाएं करते थे, वो किस उसमें करते थे, वैश्य उपकारक जो है कलकत्ता में है, उसमें ये अपनी रचनाएं लिखते थे और भेजते थे। उसके पश्चात क्या हुआ, सरस्वती में इन्होंने अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की। और जो इनकी सबसे प्रथम, देखिए, जो इनकी सबसे प्रथम जो कविता है जो सरस्वती में प्रकाशित हुई, जो सरस्वती में हुई 1905 में हेमंत, 1905 में हेमंत। उसके पश्चात रंग में भंग 1909 में, ये जो है काव्य संग्रह है। हेमंत कविता है और रंग में भंग क्या है, काव्य संग्रह है। उसके पश्चात आइए हम इनके जो है काव्य के बारे में जानते हैं। इनके काव्य कौन कौन से थे। जैसे रंग में भंग हमने पढ़ लिया कि ये काव्य संग्रह था, जिनका जो पहला था। उसके पश्चात जयद्रथ वध 1910। उसके पश्चात आता है भारत भारती 1912। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसमें, ये किससे इंस्पायर है या किससे प्रभावित है। ये एक मुद्दसे हाली है उनसे, और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे, मतलब ये आए कैफे आ जाए या हाली आ जाए, इनसे जो भारत भारती है
प्रभावित रचनाएं, क्योंकि इनसे पहले इस तरह की रचनाएं जो हैं इन्होंने साहित्य लिखा था, तो उससे क्या है, भारत भारती प्रभावित है। और भारत भारती के संबंध में एक और बात बताऊं, इसी कारण भारत भारती लिखने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि बोला। क्या बोला? राष्ट्र कवि। किसने? महात्मा गांधी ने इनको एक उपाधि दी, राष्ट्र कवि की। ये भी याद रखना। अब ये प्रश्न आ जाए कि राष्ट्र कवि हैं जो, वो उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। उसके पश्चात जो हरि गीतिका छंद है, ये इसके सम्राट हैं। एक ये प्रश्न ये याद रखना आपने। इन्होंने जो मार्क्सवाद के रचयिता हैं, या मतलब उसके वो हैं, संस्थापक हैं, उनकी पुत्री भी जैनी रचना इन्होंने लिखी। उसके पश्चात सामंजस्यवादी कवि हैं। किसने कहा? शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सामंजस्य, मतलब समन्वय की बात करते हैं ये। अब उसके पश्चात हम देखते हैं, हमने 3 रचनाएं पढ़ी थी अभी तक। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912। उसके पश्चात किसान लिखा इन्होंने 1917 में। पंचवटी, पंच आ रहा तो 1925 कर देना, ठीक है, पंच 5, ठीक है। फिर एक और स्वदेश इन्होंने लिखी, स्वदेश 1925 में। उसके बाद हिंदू 1927 में, फिर शक्ति 1928 में, वन वैभव भी 1928 में। ये आपने याद रख लेना, ये आम पुस्तकों में नहीं मिलती। विकट भट्ट 1929 में, गुरुकुल 1929 में, झंकार 1929 में, साकेत 1931 में। तो साकेत के बारे में हम जान लेते हैं इसके विस्तार में, क्योंकि इसमें से प्रश्न हमेशा बनता है। देखिए, साकेत के लिए कुछ विशेष बताता हूं मैं आपको। इसकी जो इन्होंने प्रारंभ शुरू किया था, इनका रचना मतलब साकेत लिखना 1914 में किया था, और ये गांधीवाद से प्रभावित थी, गांधी दर्शन से जैसे, ठीक है। एक इसके बारे में और क्या लिखना है, ये मानस के बाद, मतलब रामचरित्र मानस के बाद जो हिंदी साहित्य में दूसरा आधार स्तंभ है राम साहित्य में। उसके पश्चात 1918 में इसके जो 5 सर्ग हैं, इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, ये याद रखना। 5 सर्ग हैं जो सरस्वती में प्रकाशित हुए। 1931 में इसका प्रकाशन हुआ, मतलब पूरा। और उसके बाद प्रथम से 8वें सर्ग तक, मतलब पहले से 8वें तक क्या है? चित्रकूट का वर्णन है। ये क्वेश्चन अभी 8वें तक किसका? चित्रकूट का ही मतलब की व्याख्या की गई है। उसके पश्चात अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उर्मिला का जो प्रसंग है साकेत में कौन से सर्ग में मिलता है? 9वें में मिलता है, ये आपने याद रखना है। उसके पश्चात साकेत जो शब्द है वो पाली भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अयोध्या, ठीक है। और उसके बाद इन्हें जनवादी जो ये साकेत है, जनवादी काव्य कहा है किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। जनवादी काव्य किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। किसको? साकेत को। अब उसके पश्चात हम आगे चलते हैं। साकेत हो गया हमारा। यशोधरा जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है, उसके ऊपर इन्होंने काव्य लिखा 1932 में। द्वापर 1936 में, सिद्धराज 1936 में। नहुष ये काव्य है जो हमारे भारतेंदु उनके पिता ने भी, गोपाल ने भी 1940 में जो नहुष के संबंध में नाटक लिखा था। पर जो नहुष है मैथिली शरण गुप्त का काव्य है, ये भी याद रखना। जब हम विस्तार में यूजीसी नेट के लिए तैयारी करेंगे तो मैं आपको अलग अलग जो मतभेद है या जो रचनाएं में समानता है उनको अलग अलग बताऊंगा आपको। 1940। इसके पश्चात आप देखिए इनके जो है, ये भी याद रखना आपने, गीति नाट्य। गीति नाट्य कौन कौन से हैं? 3 हैं। चंद्रहास ये गीति नाट्य हैं, मतलब आपने इनकी विधा याद रखनी है। ये नाटक हैं, काव्य हैं, गीति काव्य हैं, ठीक है, महाकाव्य है, खंड काव्य, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं। चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनग, ये गीति नाट्य हैं। उसके बाद इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। प्लासी का युद्ध, वृत्त, संहार। उसके बाद मेघनाद वध। अब जो मेघनाद वध है इन्होंने 1927 में अनुवाद किया, और ये माइकल मधुसूदन जिन्होंने 1861 में लिखा था उसका
अनुवाद किया। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये आया हुआ है एग्जाम में, और इसका आंसर सबसे ज्यादा बच्चे क्या लगाते हैं, उमर खयाम, या सबसे ज्यादा 99% बच्चे लगाते हैं हरिवंश राय बच्चन, परंतु इसका उत्तर क्या होता है, मैथिली शरण गुप्त। उमर खयाम की रुबाइयां का अनुवाद किसने किया, 1931 में मैथिली शरण गुप्त ने। आपने याद रखना, क्योंकि इस पे कार्य जो है बच्चन ने भी किया है, और पर इसके जो रुबाइयों का अनुवाद है 1931 में मैथिली शरण गुप्त ने। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है हमारा जो मैथिली शरण गुप्त है, जिसकी जो कक्षा है वो समाप्त होती है। ये हमारे द्विवेदी मंडल के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। और अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।